चलो ठीक है, मैं देखें। चलो ठीक है, स्टार्ट हो गई रिकॉर्डिंग। चलो ठीक है, मैं करवा देती हूँ आपको। तो आपने फिर बाकी बच्चों की हेल्प करनी है, फिर जो भी इसमें कंफ्यूजन होगी उनको। ठीक है, बाकी के स्टूडेंट्स ओके का भी। मैम। चलो, आप आज हम करेंगे रिकरिएंट ट्री मेथड। अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट टाइम जो रिकरिएंट ट्री मेथड किया था उसमें एक टी था और साथ में एन था। बट यहाँ पर आपको टू टीज नजर आ रही है। मतलब ये है कि ये मेरा मेन फंक्शन है, ये मेरा मेन फंक्शन है टी ऑफ एन, जो कि डिवाइड होगा इनटू टू डिफरेंट टीज में। ये मेरा टी है, ये डिवाइड होगा इनटू टू डिफरेंट टीज में। तो मैं यहाँ पर एक ट्री बनाने लगी इसका, टी ऑफ एन। अब यहाँ पे जो एन लिखा हुआ है ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारा जो फंक्शन है किस किस हद तक फैलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर एन स्क्वायर होता तो मेरा यहाँ पर एन स्क्वायर आता, आगे भी जितने एक्सपैंड होते ट्रीज उसमें भी हर जगह पर स्क्वायर आता। ये हमें बताता है कि हमारा फंक्शन डिवाइड होकर किन सब फंक्शंस में लिखा जाएगा। मेन फंक्शन डिवाइड होकर किन सब फंक्शंस में लिखा जाएगा, ये मुझे वो इंडिकेट करता है। या फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास टी ऑफ एन इज इक्वल टू 3tn लिखा हुआ है, tn/2 फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर जो भी नंबर लिखा हुआ है इसका मतलब ये हुआ कि इतनी ब्रांचेस निकलेंगी मेरे इस फंक्शन से। तो ये T3 लिखा हुआ है तो 3 डिफरेंट ब्रांचेस निकलेंगी मेरे फंक्शन में से। मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, इसका मतलब ये है यहाँ पर यानी फॉर एग्जांपल एन स्क्वायर लिखा हुआ है, एन स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये सारे के सारे कितने होंगे? स्क्वायर्स में होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे n/2 लिखा हुआ है तो ये सारे के सारे किस में होंगे? फंक्शन डिवाइड, इनकी पावर, इसकी एक्सपोनेंशियल पावर क्या होगी? फॉर एग्जांपल n/2। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा केस जो है ना वो डिफरेंट है। आपको यूजुअली एक ही फंक्शन दिया होता है बट यहाँ पे इन्होंने दो फंक्शंस लिए हुए हैं। जब आपने अपने फंक्शन को, मेन फंक्शन को डिवाइड करना तो ये टू डिफरेंट सब फंक्शंस में डिवाइड होगा। तो ये स्क्वायर यहाँ पर नहीं है, मैं इसको हटा देती हूँ। तो सिंपल ये यहाँ पर n है। ठीक है, तो अभी हमने इसको डिवाइड करना है इनटू टू डिफरेंट सब फंक्शन। टू डिफरेंट सब फंक्शन का मतलब ये कि पहला सब फंक्शन क्या है? n/5 और दूसरा सब फंक्शन क्या है? T4n/5। ओके, अब यहाँ पर मजीद कितनी ब्रांचेस निकलेंगी? दो। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, अगर आपको पेपर में फॉर एग्जांपल इस तरह से कुछ दिया होगा, ठीक है, अब यहाँ पर साइड पर उसने ना कुछ भी नहीं लिखा कि टू, अगर फॉर एग्जांपल 3 है तो मैंने आपको कहा था 3 ब्रांचेस है, 4 होगा तो मैंने कहा था 4 ब्रांचेस है, 2 होगा समझो 2 ब्रांचेस निकलेंगे। बट यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, तो कितनी ब्रांचेस निकलेंगी इस ट्री की? तो ऑब्वियस सी बात है, एक ट्री की मिनिमम कितनी ब्रांचेस होती हैं? दो। अगर नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब है कि दो ब्रांचेस निकलेंगी। ये तो आप मस्ट है, ये आप याद रखो। अगर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ, सिमिलरली यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ था, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ था, तो इसका मतलब यहाँ पे दो ब्रांचेस ही निकली। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर दो फंक्शन अलग-अलग थे तो जब मैंने लिखा इसको तो एक बार इसको लिख दिया, एक बार इसको लिख दिया, दोनों ब्रांचेस पूरी होंगी मेरी। ओके, अब इसको मजीद मैं डिवाइड करूंगी टू पार्ट्स में और ये फंक्शन मजीद डिवाइड होगा इनटू टू पार्ट्स। अब ये कैसे होगा? ये बहुत ध्यान से आपने देखना है। n/5 में ये जो Tn/5 है इसमें सबसे पहले मैं क्या पुट करूंगी? इसको, फिर इसको। कैसे? ये आपका मेन फंक्शन है, आपका मेन फंक्शन डिवाइड हुआ किसमें? टू पार्ट्स में। पहला पार्ट कौन सा था? n/5। दूसरा पार्ट क्या था? 4n/5। अगेन जब आपका फंक्शन डिवाइड होगा टू पार्ट्स में, किस पहला पार्ट ऊपर कौन सा था? पहला पार्ट n/5, तो ऑब्वियस बात है नीचे भी पहला पार्ट कौन सा होगा? n/5 का। और दूसरा पार्ट क्या था इसका? 4n/5, तो ऑब्वियस बात है दूसरा पार्ट भी कौन सा होगा? 4n/5। सिमिलरली यहाँ का पहला पार्ट क्या होगा? n/5, दूसरा पार्ट क्या होगा? 4n/5। अब ये लिखना कैसे है? अब यहाँ पर पहले आपके पास n था, n में आपने n/5 पुट किया तो आपके पास ये आ गया। उसके बाद इस t ऑफ n में आपने 4n/5 पुट किया, ये आ गया। अब आपके पास n चेंज होके क्या बन चुका है? n/5। अब इस n में
पहले सिमिलरली क्या पुट करना है, n/5। इस n में ये वाला n/5 किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, n/5 का स्क्वायर। सिमिलरली 4n/5 है। इस n में हमेशा की तरह ये दूसरी ब्रांच का ये वाला नंबर आपने पुट कर देना है। तो क्या बन जाएगा, 4 जो कि इसका अपना है, 5 जो कि इसका अपना है। अब n की जगह मैंने क्या पुट करना है, 4n/5। अब ये 4 किसका आ गया, जो मैंने अभी पुट किया ये वो वाला 4, और ये 5 कौन सा आ गया, ये जो मैंने अभी पुट किया 5, और ये आ गया मेरे पास n, यानी 4n/5 मैंने पुट कर दिया। अगर मैं इसको सिंपल लिखूं तो 4 का स्क्वायर n/5 का स्क्वायर। इसका मतलब ये होगा जब ये वाली वैल्यू 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी, अभी मैं इसको डिवाइड करी थी, इसी के ऊपर रहते हैं। n/5 लिखा तो n/5 के इस n की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, n/5। अगेन n/5 पुट किया तो n/5 का स्क्वायर बन गया, जो कि यहाँ पर लिखा जाए। ठीक है, अब इस n/5 को दोबारा यहाँ लिखा। इस n में अब मैंने क्या पुट करना है, दूसरी वैल्यू क्या है, 4n/5। 4n/5 ये वाला, और 5 ये वाला, क्या बन जाएगा, 5 का स्क्वायर। ये इसकी दूसरी ब्रांच जो कि आफ्टर डिवीजन मैंने लिखी है। इस चीज की समझ आई या नहीं है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। मैम कोई कंफ्यूजन नहीं। जी आगे ये सुनो। ठीक है, अब इस चीज के ऊपर आती है, 4n/5। अब इसकी दो आगे से ब्रांचेस निकलनी, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 4n/5। इस n में सबसे पहले क्या पुट होगा, n/5। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 4n/5 ये वाला, और 5 ये वाला, यानी कि ये वाला क्या बन जाएगा, 5 स्क्वायर। ठीक है, पहली ब्रांच होगी 4n/5 स्क्वायर। दूसरी ब्रांच में क्या आ जाएगा, इस n की जगह ये पुट करेंगे। ये पुट करेंगे तो ये वाला 4 और ये वाला 4 मिलकर क्या बनेगा, 4 का स्क्वायर n डिवाइडेड बाय ये वाला 5 और ये वाला 5 मिलके क्या बनेगा, 5 का स्क्वायर। मैं अब हमेशा याद रखिएगा, आपने इनको हमेशा इसी फॉर्म में लिखना है। ये नहीं कि 4 4 16 7/5 5 25, इस फॉर्म में आपने हर किसी का काम नहीं करने, कभी भी इस तरह का कोई काम नहीं करना, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपने हमेशा याद रखना है कि आपकी बेस जो है तकरीबन तकरीबन सेम आ रही हो, आपने बेस सेम रखनी है। बाकी जो चीजें आ रही है वो आपने उसको पावर की फॉर्म में कर लेना। सिर्फ अच्छा, अब इस ट्री को आपने सिर्फ इतना ही एक्सपेंड करना है, इससे ज्यादा आपको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ज्यादा एक्सपेंड करोगे तो आप मजीद कंफ्यूज हो जाओगे। तो सिर्फ हमने इसको इतने लेवल तक ही रखना है, और आगे हम डाल देते हैं सोन। सोन का मतलब है कि ये ट्री अभी नीचे तक भी चल रहा है। तो दिस इज माई लेवल 0, दिस इज माई लेवल 1 एंड दिस इज माई लेवल 2। ठीक है, हमने ट्री ड्रॉ कर लिया, जो कि हमारा स्टेप नंबर 1 था। उसके बाद हम क्या करते हैं, ट्री में हम करते हैं डिटरमिन कॉस्ट ऑफ ईच लेवल। हर लेवल की हम कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं लेवल 0 की क्या कॉस्ट है। ठीक है, तो लेवल 0 की क्या कॉस्ट होगी, क्या कॉस्ट है, एन। लेवल 1 की कितनी कॉस्ट है, n/5 प्लस 4n/5। इसका एलसीएम लिया, क्या आया, 5n/5, 5 5 से कट किया, और फाइनल आंसर मेरे पास क्या आया, n। इट मींस लेवल 1 की कॉस्ट भी क्या निकली है, n। इसी तरह हम निकालते हैं लेवल 2 की कॉस्ट। तो n/5 का स्क्वायर प्लस 4n/5 का स्क्वायर प्लस 4n/5 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर। इन सब चीजों को आपने कर देना है आपस में सॉल्व।
तो आपके पास इसको बेशक अभी आप लिख लो 4 4 16 के फॉर्म में, ठीक है, और इसको बेशक आप लिख लो बाद में 25 के फॉर्म में। तो इन सबको अगर आप प्लस करो तो आपके पास ऊपर क्या आता है 25 और नीचे भी 25, ये दोनों कट जाएंगे और एट द एंड मेरे पास क्या है n। इसका मतलब ये हुआ कि लेवल 0 का भी कोस्ट 0 n है, लेवल 1 का भी कोस्ट n है, लेवल 2 का भी कोस्ट n है, इसी तरह लेवल 3 का भी n होगा, लेवल 4 का भी n होगा। चलते 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 हम कहाँ पर आ जाएंगे ith लेवल पर, ठीक है। तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, ये उतार ले, मैं इसको रेस कर दूँ वहाँ पे, जब उतार लेंगे मुझे बता दीजिएगा। सबने उतार ली? यस मैम। चलो यहाँ तक क्लियर है ना सबको? कॉस्ट ऑफ ईच लेवल हमारी सेम आ रही है। अब आपने ये चीज याद रखनी है, जब मैं आपसे आगे पूछूंगी ना तो आप लोगों ने मुझे बताना है। अभी मैं यहाँ से रेस कर रही हूँ उसको। अच्छा, अब स्टेप नंबर 2 क्या था? हमने कॉस्ट ऑफ ईच लेवल फाइंड आउट कर लिया, उसके नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करते हैं, कोई बताएगा? उसका नेक्स्ट स्टेप कहता है साइज ऑफ द सब प्रॉब्लम। साइज ऑफ द सब प्रॉब्लम हमने फाइंड आउट करना है। तो एट लेवल 0 साइज ऑफ द सब प्रॉब्लम क्या है? तो दिस इज माय मेन प्रॉब्लम एंड दीज आर माय सब प्रॉब्लम्स। हमने सब प्रॉब्लम का साइज फाइंड आउट करना है। अगर आप देखो यहाँ पर n ओवर 5 है, यहाँ पर 4n ओवर 5 है। उसके बाद नीचे आप देखो n ओवर 5 है, यहाँ पर 4n ओवर 5, 4n ओवर 5, 4n ओवर 5। इसका मतलब ये होगा मेरी जो मेन प्रॉब्लम है वो डिवाइड हो रही है इनटू 2 डिफरेंट सब प्रॉब्लम, लेकिन मैंने इसमें से सिर्फ एक पिकअप करनी है। कौन सी मैं पिकअप करूंगी? मैं पिकअप करूंगी 4n ओवर 5 वाली प्रॉब्लम, और n ओवर 5 वाली प्रॉब्लम को मैं स्किप कर दूंगी। वो इसलिए क्योंकि ज्यादा अक्कर जो हो रही है प्रॉब्लम, मोस्ट अकर्ड प्रॉब्लम कौन सी है? 4n ओवर 5। आप खुद ही देख लो कि यहाँ पर n ओवर 5 एक बार आया है, 4n ओवर 5 3 बार आया है। इसी तरह लेवल 3 में 4n ओवर 5 कितनी बार आएगा? 6 बार। और ये कितनी बार आएगा? एक बार। इसका मतलब ये हुआ कि एक टाइम ऐसा आएगा कि ये प्रॉब्लम जो एक बार अक्कर हो रही है, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये एक सोल्व हो जाएगी। बट ये जो है सब प्रॉब्लम ये सॉल्व नहीं होंगे, ये बल्कि इंक्रीज होते जाएंगे। इसका मतलब ये होगा कि साइज ऑफ द सब प्रॉब्लम मुझे किसका फाइंड आउट करना है? 4n ओवर 5। तो लेवल 0 पर मेरा साइज ऑफ सब प्रॉब्लम क्या है? 4n ओवर 5 की पावर 0। 4 ओवर 5 की पावर 0n, यानी कि n जो है उसके ऊपर पावर नहीं डालेंगे बल्कि हम उसके कांस्टेंट के ऊपर डालेंगे। उसके बाद एट लेवल 1 4 ओवर 5 की पावर 1 एंड एट लेवल 4 ओवर 5 की पावर 2 एंड इसी तरह सो ऑन करते करते एट लेवल आई 4 ओवर 5 की पावर आई है। अभी आई यहाँ पर क्या है? हम सपोज करते हैं आई वो लेवल होगा जहां पर मेरा ये रिकर्जन ट्री पूरा का पूरा सोल्व हो जाएगा। पूरा का पूरा सोल्व होने का मतलब क्या है कि उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? बेस केस के इक्वल। और आपको पता है बेस केस किसके इक्वल होता है? 1 के। जहां पर बेस केस 1 आएगा इसका मतलब ये है कि हमारा एल्गोरिथम सोल्व हो गया है। तो हम क्या करते हैं, पहले हम लेवल 0 की कॉस्ट निकालते हैं, लेवल 1 की, लेवल 2 की, फिर ऑन करते करते हम लेवल आई तक आते हैं। तो लेवल आई पर हमारी क्या होगी? 4 ओवर 5 आई एन। चूंकि हम ये सपोज करते हैं कि एट लेवल आई हमारा प्रोग्राम सोल्व हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि वो प्रोग्राम किसके इक्वल होगा? 1 के जैसे मैंने आपको बताया है बेस केस के। तो यहाँ पर n क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। यहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। बेसिकली मैं यहाँ पर n को डिवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स।
बोथ साइड्स। पहले मेरे पास क्या था 4/5 आई 1/n, दोनों तरफ मैं log लूंगी, यहाँ पर भी log, यहाँ पर भी log। तो log की प्रॉपर्टी क्या करती है, जो पावर है वो स्टार्ट में आ जाती है, log 4/5 is equals to log 1/n। अच्छा, यहाँ पर मैं एक log की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने लगी हूँ ताकि जब मैं यहाँ पर करूँ तो आपको पता हो कि मैं क्या कर रही हूँ असल में। तो log की प्रॉपर्टी ये कहती है कि मेरे पास जो भी x है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव log x log 2 और वो इक्वल्स टू फॉर log ऑफ n के। अब यहाँ पर 2 क्या है, किसी भी तरह का कांस्टेंट नंबर, जैसे कि यहाँ पर 2 की जगह लिखा हुआ है 4/5, ठीक है। यहाँ पर कोई भी x हो, अब यहाँ पर x किसको इंडिकेट कर रहा है, i को, और वो इक्वल्स टू फॉर log ऑफ n के, जैसे कि यहाँ पर log ऑफ n किसको इंडिकेट कर रहा है, log 1/2 को। तो वो मेरा इक्वल टू हो जाएगा x log, ये जो होगा 2 ये मेरा बेस में चला जाएगा, और ये वाला n जो होगा वो इस तरह से, यानी कि ये दोनों जो लोग हैं ये आपस में मर्ज हो जाएंगे, जो ये वैल्यू होगी आपकी बेस में चली जाएगी, और ये n आपका इस तरह से ही रहेगा। इसी तरह अगर मैं इसको यहाँ पर करूँ तो i यहाँ पर ऐसा ही रह जाएगा, इक्वल्स टू log 4/5 मेरा चला जाएगा बेस में, और ये मेरी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर अच्छा जी। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसकी पावर खत्म करने की, सॉरी इसका ये डिवीजन खत्म करने की, तो मैं डिवीजन कैसे खत्म कर सकती हूँ, मैं log को इस साइड पर अगर ले जाऊँ तो ये जो डिवीजन है एंड यहाँ पर डिवाइड हो रहा था, यहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। इसी तरह अगर मैं इसको यहाँ पर ले जाऊँ तो ये 5/4, यानी कि आपकी जो डिवीजन है वो चेंज हो सकती है। तो अगर मैं इसको डायरेक्ट इसी इसी चीज को, यानी कि इधर उधर ले जाने की बजाय अगर मैं इसको डायरेक्ट ही कर दूँ, तो मैं क्या इसको इस तरह से कर सकती हूँ, हाँ मैं कर सकती हूँ, क्योंकि जब मैं इन दोनों को मर्ज करूंगी ये इक्वल के इस साइड पर जाएगा, ये किस में लिखा हुआ है डिवीजन में, तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी चेंज। इसी तरह ये एन 1/n लिखा हुआ है, तो जब मैं इसको चेंज करूंगी डिवीजन से इसको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लेके जाऊंगी तो इसका जो 1/n है वो खत्म हो जाएगा और ये यहाँ n में लिखा जाएगा। तो बेसिकली मैंने इसको 1/n की बजाय इसको सिंपल फॉर्म में मैंने करने की कोशिश की है। यहाँ तक क्लियर है सबको। और ये मेरी आई की वैल्यू है कि मेरी जो प्रॉब्लम का साइज है एट लेवल आई वो क्या होगा। यहाँ तक किसी को कोई यस प्रॉब्लम मैम। है पूछने। नो मैम, क्लियर है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर यहाँ ये सबने उतार लिए, साथ साथ उतार रहे। जी मैम। अच्छा, अब यहाँ पर नेक्स्ट जो मेरे पास नेक्स्ट स्टेप जो है मेरे पास वो ये कहता है कि डिटरमिन द नंबर ऑफ नोड्स इन दी लास्ट लेवल। हमें पता चल गया कि लेवल आई की क्या कॉस्ट होगी। अब हमने ये देखना है कि लेवल आई में डिटरमिन द नंबर ऑफ नोड्स, यानी कि हमने लेवल आई पे नंबर ऑफ नोड्स जो है, यानी कि जो आई हमारा लास्ट है उसमें नंबर ऑफ नोड्स कितनी होंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं लेवल 0 पर हमारी नंबर ऑफ नोड्स क्या होंगी। तो नंबर ऑफ नोड्स का मैंने फॉर्मूला बताया था 2 की पावर n होता है। तो लेवल 0 में क्या होंगी, कितनी नोड्स होंगी, 2 की पावर 0 1। लेवल 2 में, सॉरी लेवल 1 में 2 की पावर 1, यानी कि 2 नोड्स। लेवल 2 में कितनी नोड्स होंगी, 2 की पावर 2 4 नोड्स। इसी तरह सिमिलरली लेवल आई पर कितनी नोड्स होंगी, 2 की पावर आई, और आई की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली है जो कि क्या है log 5/4 है, यानी कि एट लेवल आई मेरी टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितनी होंगी 2
log 5/4 n। अब हमने सब कुछ निकाल लिया है। अब हमने सिंपल निकालना है लास्ट लेवल। लास्ट लेवल में हमें पता चल गया कितनी नंबर ऑफ नोड्स होती हैं, ठीक है, लास्ट लेवल में। अब हमने ये फाइंड आउट करना है जो हमारा लास्ट लेवल में जितनी नंबर ऑफ नोड्स हैं उसकी टोटल कॉस्ट कितनी है, ठीक है। टोटल कॉस्ट हम निकालेंगे। तो कॉस्ट ऑफ लास्ट लेवल, तो ये नंबर ऑफ नोड्स है ना मेरे पास लास्ट लेवल में, नंबर ऑफ नोड्स मल्टीप्लाई बाय T1। अब यहाँ पे T1 क्यों? T1 क्योंकि हमने ये कहा है कि I जो है लेवल आई वो लेवल है जहां पर हमारा जो ट्री है वो कंप्लीट हो जाता है, सोल्व हो जाता है। कंप्लीट और सोल्व का मतलब क्या है? वो बेस केस है। बेस केस का मतलब क्या है? वहां पर हमारे पास टी क्या होगा? 1 होगा, यानी कि हमारा जो फंक्शन है टी पूरा का पूरा सोल्व हो जाएगा और वहां पर बेस केस आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये होगा मेरे पास जो भी लेवल है लास्ट उसकी क्या होगी? कॉस्ट। अब यहाँ पर मैंने 2 क्यों लिखा है? जब मैं इसको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के फॉर्मेट में लिखती हूँ, ठीक है, क्योंकि आई लेवल की बात की है ना, हो सकता है मेरा जो ट्री है आई के बजाय एन नंबर ऑफ नोड्स तक जा रहा हो, ठीक है। तो ये अगर आई लेवल की बात की जाए तब तो मेरा यहाँ पर 2 ठीक है। लेकिन अगर मैं इन रियलिटी बात करूँ तो आई तो मैंने एज्यूम किया ना कि आई मेरी वो लेवल है जहां पर कहीं जाकर मेरा जो नोड ट्री है सोल्व होगा। अगर मैं इन रियलिटी बात करूँ तो मेरा जो ये ट्री है बेसिकली कहाँ तक जा रहा है? एन तक जा रहा है। एन का मतलब है इनफाइनाइट जा रहा है। तो जब मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिखूंगी तो कितने लेवल्स तक की लिखूंगी? कितनी नोड्स तक की लिखूंगी? एन नंबर ऑफ नोड्स तक की लिखूंगी। तो इसलिए मेरा जो ये एन है वो यहाँ स्टार्ट में आ जाएगा और ये जो 2 है वो मेरा यहाँ चला जाएगा। तो दिस इज द टाइम, दिस इज द कॉस्ट ऑफ द लास्ट लेवल। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ ले। जी, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ ले। नो मैम। उसके बाद हम निकालेंगे टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का मतलब क्या है? जितनी भी हमने लेवल 0 से लेकर लेवल आई तक कॉस्ट निकाली, तो लेवल 0 से लेकर लेवल 1 और लेवल 2 कितनी कॉस्ट हमारी निकली थी? सबकी सेम निकली थी। वो क्या थी? एन। एन को मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे पास जितनी भी आई नोट्स हैं। आई नोट्स कितनी है? आई की वैल्यू क्या थी? तो 5/4 एन प्लस लास्ट लेवल की क्या कॉस्ट निकली है ये हमने निकाली। यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे log 5/4 ठीक है। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ इन दोनों को तो मेरे पास आ जाता है एन log ऑफ 5/4 एन प्लस थीटा एन log 5/4 इन दोनों में से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? ये वाली या ये वाली? ये वाली सबसे बड़ी है। तो एट द फाइनल आंसर आएगा मेरे पास log n log 5/4। ये टोटल कॉस्ट में किसी को कंफ्यूजन है ये कैसे निकालिए तो मुझसे पूछ। बस ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जी, यहाँ तो सबको क्लियर है? मेरा यस रिस्पॉन्स है। मैम। आपने इसको एक बार अच्छी तरह से देखना है, एक बार इसको अपने हाथ से करना है। और जो भी प्रॉब्लम होगी ना इस सवाल में, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, हो सकता है आपको अभी कुछ चीजें क्लियर ना हो, मुझे यकीन है नहीं होगी क्लियर, तो आपने उसको अच्छी तरह से एक बार देख लेना, छोड़ना नहीं है। अच्छा, अब इसी तरह का एक क्वेश्चन है जो कि मैं आपको, बेटा कल आपका T2 है या नहीं?